नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रुप डी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, यानी प्रत्येक रोज हम कर रहे हैं ग्रुप डी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी साइंस का, यानी चैप्टर बाय चैप्टर। आज कौन सा होगा, यानी बायोलॉजी का चल रहा है अभी, तो अभी जो होगा ये परिस्थिति एवं पर्यावरण, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उनका सॉल्यूशन हम करवा दूंगा। एक क्लास में 20 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टोटल इस चैप्टर से 115 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप डेली हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। और आगे का यदि तैयारी आप कर रहे हैं, यानी किसी भी एग्जाम का रेलवे का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बन जाती है, या कंसेप्ट से हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करना अत्यंत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड का प्रयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है। यानी इसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा जंतु, उस जंतु का नाम बताना है। यानी इंफ्रासाउंड का प्रयोग यानी उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है, उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है गैंडा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, यानी गैंडा इंफ्रासाउंड से संचार करता है। कौन से संचार करता है, इंफ्रासाउंड से करता है गैंडा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, करके वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। यानी आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का कोशिश करें। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। अंडे उत्पादन के लिए किसे पाला जाता है, यहाँ पे देख लीजिए लेयर को पाला जाता है। किसको पाया जाता है, लेयर को पाया जाता है। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, लेयर को। व्याख्या, लेयर मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती है। यानी लेयर मुर्गियां, कौन सी, लेयर मुर्गिया को अंडे उत्पादन के लिए यानी पाला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को, छोटे पौधे उगाने के लिए यानी छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना एक उदाहरण है। यानी छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना एक उदाहरण, कौन सा उदाहरण, यानी टूटे बर्तन को यानी देखेंगे रिपर्जन, जिसको क्या बोलते हैं, रिपर्जन, यानी उसका यूज फिर से किसी न किसी काम में करना, रिपर्जन। यानी टूटे बर्तन को नया उपयोग देना रिपर्जन, पर्ज कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी नंबर को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को, अभिकथन ये देखेंगे, एकल कृषि रोपण ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। क्या करते हैं, विफल रहते। कारण आर अब कह रहा है, ये रोपण औषधियों, जड़ी बूटियां, भोजन, ईंधन प्रदान करते हैं। यानी क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, क्या एकल कृषि रोपण ग्रामीण विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तो सही है, क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये रोपण औषधियां, जड़ी बूटी, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं, ये बात गलत है। क्या है, यानी आर गलत है। तो देखेंगे ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी नंबर को टिक कर लेंगे एक बेहतरीन तरीका से, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन वर्णन करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन का वर्णन करता है। यानी जैविक आवर्धन का वर्णन जो करता है उसका नाम बता, कौन सा कथन है, उस कथन का इसमें आपको चुनना है। यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सा कथन हो जाएगा। सबसे पहले जैविक देखेंगे, जैविक आवर्धन यानी उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, यही ऑप्शन से होगा। यानी देखेंगे उच्च पोषण तत्व पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। अब व्याख्या इसका देख लीजिए, जैविक आवर्धन में हानिकारक पदार्थ ऊंचे पोषक स्तर पर अधिक होते हैं। यानी जैविक आवर्धन में हानिकारक पदार्थ ऊंचे पोषण स्तर पर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा। कौन करेगा अधिकतम, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो करेगा यानी मानव करेगा। कैसे करेगा, मानव शीर्ष उपभोक्ता होने से
क्या है, मानव शीर्ष उपभोक्ता होने से डीडीटी अधिक संचित करता है। क्या करता है, डीडीटी अधिक संचित करता है। अब यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीके को क्या कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों से मछली प्राप्त करने के तरीके को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यानी कैप्चर फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग क्या कहा जाता है, कैप्चर फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। प्राकृतिक स्रोत से मछली पकड़ना कैप्चर फिशिंग कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को, जैविक आवर्धन की परिघटना से किसमें पीड़क नाशी की सांद्रता अधिक है। यानी कहा है कि जैविक आवर्धन की परिघटना से यानी किसमें पीड़क नाशी की सांद्रता सर्वाधिक है। सर्वाधिक किसमें है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैविक आवर्धन की परिघटना से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता अधिक है। तो ये जो है ना किसमें, तो सांप में होता है। किसमें, सांप में होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। सांप उच्च पोषण स्तर पर होने से अधिक सांद्रता पाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में किस अणु पर निर्भर करता है। यानी पृथ्वी पर जीवन ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में किस अणु पर निर्भर करता है, ये बताना। पृथ्वी पर जीवन जो है ना, यानी ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में किस अणु पर निर्भर करता है, किस पे करता है, तो सबसे पृथ्वी पर अधिक जो है हम बात करेंगे उसका क्या है, हाँ कार्बनिक आधारित। क्या है, कार्बनिक आधारित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक कर लेंगे। जीवन कार्बनिक आधारित अणुओं पर निर्भर है। जीवन किस पे निर्भर है, तो कार्बनिक आधारित अणुओं पर निर्भर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देख लेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है। किस स्तर में, तो यहाँ आप जानेंगे किसमें, तो तृतीय उपभोक्ता में जाना जाता है। किसमें, तृतीय उपभोक्ता में। यानी जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है, तो तृतीय उपभोक्ता में। ऑप्शन में हम एक को टिक कर लेंगे। अब व्याख्या देख लेते हैं, तृतीय उपभोक्ता में सांद्रता सबसे अधिक होती है। यानी कहा तृतीय उपभोक्ता में सांद्रता जो होती है वह सबसे अधिक होती है। अब यहाँ देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन को, कश्मीर क्षेत्र में कौन से मत्स्य उत्पादन विधि अपनाई जाती है। यानी कश्मीर क्षेत्र में कौन सी मत्स्य उत्पादन विधि अपनाई जाती है। कौन सी अपनाई जाती है, यानी कश्मीर क्षेत्र में जो अपनाई जाती है जल कृषि। कौन सी, जल कृषि। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। यानी देखेंगे यहाँ पे व्याख्या, कश्मीर में जल कृषि अपनाई जाती है। किसमें, कश्मीर में जल कृषि अपनाई जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, हुक या कांटों वाले बर्बर सामान्यतः किसके द्वारा परिकीर्णित होते हैं। यानी कह रहा है हुक या कांटों वाले बर्बर सामान्यतः किसके द्वारा परिकीर्णित होते हैं। किसके द्वारा परिकीर्णित होते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन, प्राणियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीय उपभोक्ता द्वारा आच्छादित है। कौन है, आच्छादित है। तो ये जो पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सा है तृतीय उपभोक्ता द्वारा। तृतीय उपभोक्ता द्वारा जो है कौन सा है, तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पे देखेंगे चौथा पोषण स्तर। क्या है, चौथा पोषण स्तर। तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषण स्तर में होते हैं। किस स्तर में होते हैं, चौथे पोषण स्तर में होते हैं। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है। यानी कह रहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है। किसमें होती है, तो ये बात आपसे पूछा जाता है पीड़कनाशी में होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। या क्या, पीड़कनाशी जैविक आवर्धन में योगदान देते हैं। क्या करते हैं, योगदान देते हैं। अब यहाँ पर हम अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है।
यानी निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? किस्म पाई जाती है, यहाँ पे हम बात करेंगे पॉम्फ्रेट। ऑप्शन नंबर बी नंबर को हम टिक करेंगे, पॉम्फ्रेट, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? फसल की जो सुरक्षा की जैविक विधि है ना, ये कौन सा है? तो कीट शिकारियों को शामिल करना। क्या है? कीट शिकारियों को शामिल करना, यानी कीटों को मारना। यदि कीट मर जाएगा तो क्या होगा? पौधे की यानी सुरक्षा होगा, फसल की क्या होगा? सुरक्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी नंबर को टिक करेंगे। कीट शिकारियों को शामिल करना जैविक विधि है। क्या है? जैविक विधि है। 17 नंबर देखेंगे, एक खाद्य श्रृंखला घास, टिंडा, मेढक, सांप, बाज से शुरू होती है। बाज में अजैव निम्नीकरणीय पीड़ानाशों की कितनी सांद्रता अपेक्षित है? कितनी है ये पूछा जा रहा है। पीड़ानाशों की उच्च सांद्रता है, आप याद रखिएगा, पीड़ानाशों क्या? उच्च सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, जब जल और पोषक स्तर उपलब्ध होते हैं, क्या कहते हैं? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं? शैवाल जो है किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं? ये वृद्धि जो करते हैं ना, यानी खंडी भवन द्वारा। किसके? खंडी भवन, यानी इसी को खंडी भवन बोलते हैं। डी नंबर को हम टिक कर लेंगे, शैवाल खंडी भवन से तेजी से बढ़ती है, ठीक ना। 19 नंबर, मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी में कौन सा विकल्प आता है? कौन सा विकल्प आता है? तो यहाँ पे मोलस्क आता है, मोलस्क। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा होगा? मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है। मैग्नीज क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर में एक को टिक करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। तो पूरी क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, यानी 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। तो अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। इसी चैप्टर का क्लास नंबर 2 होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अभी जब तक ग्रुप डी का आगे का एग्जाम होगा या रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा, उससे पहले आप क्या करिए, इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए एक बार, ताकि आपको सभी को कंसेप्ट के अनुसार समझ भी लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे की परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होना होगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।